हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो डियर एस्पिरेंट, इंडियन इकोनॉमी चल रही है हमारी सीरीज़। तो आज सीरीज़ का ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये हेडिंग में मैंने लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ, एक लेक्चर आ जाएगा और एक कल आ जाएगा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर देखो भाई, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट, हमारी दो पॉलिसी होती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो मनी से रिलेटेड होती है। तो इसको जितना मॉनेटरी पॉलिसी, जितना जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का जो काम करता है वो हमारा करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। और दूसरी होती है हमारी फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है? टैक्स के रिलेटेड। टैक्स ऊपर करना, नीचे करना, ज्यादा करना, कम करना, वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो दो पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड। मार्केट के अंदर मनी कितना देखो, अगर ज्यादा मनी मार्केट के अंदर आएगा फिर भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो फिर भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का रिलेटेड मनी से रिलेटेड जो भी काम करती है वो हमारी आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो बने रहे। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? आरबीआई की पॉलिसी होती है। आरबीआई की पॉलिसी होती है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज हाउ सेंट्रल बैंक मैनेज लिक्विडिटी टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। दो चीज, एक है यहां पे लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है मनी। क्या होती है? लिक्विडिटी होती है मनी, ठीक है। क्या होती है? मनी। तो क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज हाउ सेंट्रल बैंक हमारा कौन है? आरबीआई को बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? सेंट्रल बैंक मैनेज करता है लिक्विडिटी टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको एक अच्छे जगह पर ले जाने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द हाउ सेंट्रल बैंक मैनेज लिक्विडिटी टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से आगे चलाना है उसके लिए क्या करती है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट करती है। इट डील्स विद द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई इन द मार्केट के अंदर। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके रिलेटेड स्टडी करती है? इंटरेस्ट रेट। एक होती है इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई इन द मार्केट कंट्री के अंदर। हमारे इंटरेस्ट रेट को कम करना है या ज्यादा करना है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मनी सप्लाई को कम करना है, ज्यादा करना है। तो इसके लेके ये मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? रेगुलेट करती है, ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? पहला होता है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा अलग सा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सारी जानकारी ले लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन होता है महंगाई। इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो महंगाई को कंट्रोल करती है कौन सी? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। देखो, ज्यादा महंगाई हो जाती है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कम महंगाई होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसको मेंटेन करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। दूसरा, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, जॉब्स क्रिएट करनी है। तो वो भी काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तीसरा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो देखो भाई, हमारा जो कंट्री है कुछ पैसा रिजर्व करके रखता है आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड में या वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है। उसको जो पैसा जो रिजर्व करता है उसको कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। हर कंट्री आईएमएफ के अंदर, इंडियन मॉनेटरी फंड के अंदर, आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। तो हर कंट्री क्या करती है? कुछ पैसा वहां पे जमा करके रखती है। कभी भी जब भी कोई टिपिकल टाइम आएगा तो वहां से उसको निकालती है। तो उसको कस्टोडियन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसकी देखभाल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, ओके। तो उसके बाद क्या है? उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फोकस किसके ऊपर होता है? मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखो मैंने आपको क्या बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मेन क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका होता है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को हद से ज्यादा नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन, इसलिए इसको कंट्रोल करती है, ओके। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी है ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसलिए हम थोड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ देते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है, ओके।
रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। हमारे देश का एक बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेटअप कब हुआ? ये सेट कब हुआ? ये होता है हिल्टन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, सॉरी यहां पर यंग है, YOUNG, हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन की थी इन अप्रैल 1935 के अंदर इसको सेटअप किया गया था विद एक्ट आरबीआई 1934 के अंदर। तो क्या बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, किस कमेटी ने किया था? हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसको 1935 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसके गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे इसके? ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ। देख एग्जाम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर के बारे में पूछेंगे तो आपने क्या लिखना है? ओसबर्न स्मिथ। जब उन्होंने बोला कि इंडिया का कौन पहला था, तो उस टाइम सीडी देशमुख। तो पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर, हिंदुस्तान के पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख, ओके। उसके बाद मैन पर्पस टू क्रिएट आरबीआई, आरबीआई को क्रिएट करने का मकसद क्या है? आरबीआई को क्यों क्रिएट किया? वाज टू सेपरेट करेंसी एंड क्रेडिट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको क्या बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें नहीं हो, इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया। इसका मकसद क्या होता है? मैन पर्पस टू क्रिएट आरबीआई वाज टू सेपरेट करेंसी एंड क्रेडिट, मतलब पैसे के रिलेटेड जो भी काम करेगा वो करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी, इसलिए इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसका है मैन पर्पस टू क्रिएट आरबीआई वाज टू सेपरेट करेंसी फ्रॉम एंड क्रेडिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है? वो मुंबई में है। पहले क्या था? पहले कोलकाता में था, अब का हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है प्रेजेंट। हेडक्वार्टर के अलावा इसके 4 जोनल ऑफिस है, इसके 4 जोनल ऑफिस जोन के ऊपर, पहला है दिल्ली में, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई और फोर्थ कोलकाता। मैं क्या बोल रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में। मुंबई से पहले इसका कहां पे था? कोलकाता में था। इसके अलावा इसके 4 रीजनल ऑफिस है, और रीजनल ऑफिस कहां पर है? पहला है दिल्ली में, फिर चेन्नई में, दूसरा मुंबई में और फिर कोलकाता में, ओके। उसके बाद हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड किया गया 1949 के अंदर। नेशनलाइज्ड क्या होता है कि हमारे देश का जो देश का बैंक होता है उसको नेशनलाइज कर दिया कि ये इंडिया का बैंक है। तो कब इसको नेशनलाइज किया गया था? 1949 के अंदर, कि ये हमारे नेशन का बैंक है, ये हमारे इंडिया का बैंक है, उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। इसके अंदर नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 के अंदर। नेशनलाइज का मतलब क्या होगा? हमारे देश का ये देश का बैंक बन गया। कब बन गया? 1949 के अंदर, ओके। उसके बाद क्या है? आरबीआई के 14 डायरेक्टर होते हैं इसके, उसके बाद एक गवर्नर होता है इसका, और 4 होते हैं ड्यूटी गवर्नर और एक होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। तो कितने टोटल 20 लोग होते हैं, उसमें से 14 डायरेक्टर होते हैं, एक गवर्नर होता है, 4 ड्यूटी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। तो ये आरबीआई के अंदर होता है, ओके। उसके बाद इसका सिंबल क्या है? आरबीआई का सिंबल क्या है? एक पाम ट्री है, पाम ट्री। उसके बाद क्या है? बंगाल रॉयल टाइगर, ये हमारा आरबीआई का सिंबल है। तो क्या है हमारे पास? एक पाम ट्री है, उसके बाद बंगाल रॉयल टाइगर। तो ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। ये इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस कमीशन के थ्रू इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया, इसके पहले गवर्नर कौन थे, इसके लास्ट गवर्नर कौन थे, ठीक है। अभी जो गवर्नर है उसके उर्जित पटेल है, 25 गवर्नर है, ये भी याद रखना करंट अफेयर में। उसके बाद इसके जोनल ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन, इसके काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या करता है, तो इसके बारे में करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या होता है? मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी मैं कहने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस काम क्या करता है? मनी से रिलेटेड, भाई जितना भी मनी से काम है ना, मनी के रिलेटेड, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। पहला क्या आ गया हमारे पास? मॉनेटरी अथॉरिटी। दूसरा हमारे पास क्या आ गया? इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी, देखो भाई, 1 रुपए का जो नोट होता ना, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट के ऊपर साइन किसके होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, 1 रुपए के नोट के ऊपर। और 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट होते हैं उसके ऊपर साइन किसके होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कभी कभी आ जाता है कि 1 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर साइन किसका होता है? वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, फाइनेंस सेक्रेटरी का। लेकिन 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट्स होते हैं उनके ऊपर साइन कौन होता है? उसके ऊपर साइन किसका होता है? उसका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये क्या करता है? इश्यू ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी जितने भी नोट्स इश्यू करता है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ओके। उसके बाद क्या है?
उसके बाद है बैंकर ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकर ऑफ बैंकर का मतलब क्या है, बैंकों का बैंक। जितने भी हमारे बैंक है, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है ना, वो इसके अंडर काम करते हैं। या SBI हो, उसके बाद कोई जम्मू कश्मीर बैंक हो, जितने भी जो भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ठीक है, गवर्नमेंट के बैंक हो, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर नीचे काम करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बैंकर ऑफ बैंक। कितने बैंकों को लोन देना, कौन से बैंक को बंद करना है, किसको ओपन करना है, तो ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि हमारा ये सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का बैंक है, तो ये सब बैंकरों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, बैंकरों का बैंक। ओके, फिर क्या है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने आपको बोला कि फॉरेन एक्सचेंज कहने का मतलब है हम कुछ पैसा IMF में जमा करके रखते हैं, वर्ल्ड बैंक में जमा करके रखते हैं, और वहां से हमें जब लोन हमें चाहिए तो वो लोन वहां से हमें देते हैं, तो इसका जो देखभाल कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट है मेंटेनिंग फाइनेंस स्टेबिलिटी। फाइनेंस स्टेबिलिटी कहने का मतलब देश के अंदर महंगाई ना हो, देश के अंदर महंगाई ज्यादा ना हो, देश के अंदर महंगाई को बचाने के लिए इसको मेंटेन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या करता है, मेंटेनिंग फाइनेंस स्टेबिलिटी, पैसा ज्यादा मार्केट में नहीं आना चाहिए, अगर पैसा ज्यादा मार्केट में आ जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएगी, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, और पैसा कम, कभी डिफ्लेशन ना हो जाए, ठीक है, प्राइस कभी गिर ना जाए, अगर प्राइस गिर जाएगी फिर प्रॉब्लम आएगी, अगर प्राइस ऊपर हो जाएगी फिर प्रॉब्लम आएगी, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसको मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये क्या थे इसके फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 तरह की पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, याद रखना। एक का नाम है एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी, एक का नाम है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द मनी सप्लाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करता है, मनी सप्लाई, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाता है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाता है। किसके थ्रू लाता है, क्या करता है, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बहुत कम ले लेता है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग तो लोन नहीं ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कौन लोन लेता है, बैंक लेते हैं, तो बैंकों को इंटरेस्ट रेट कम कर देता है एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ये चाहता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या करता है, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, इंक्रीज द मॉनेटरी सप्लाई, मनी में मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाता है, इसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशन मनी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, चीप मनी पॉलिसी। आपने इतना याद रखा कि एक्सपेंशन मनी पॉलिसी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, तो वो क्या करता है, बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, दूसरी पॉलिसी क्या करता है, इसका उल्टा कंट्रोडिक्शनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देता है। देखो भाई, जब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचता है कि पैसा ज्यादा आ गया और इन्फ्लेशन बढ़ने के ज्यादा चांसेस है, तो फिर क्या करता है, वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर देता है, कंट्रोडिक्शनरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाएगा तो बैंक उनसे लोन नहीं लेंगे, अगर बैंक उनसे लोन नहीं लेंगे तो इंसान बैंकों में जाके लोन नहीं लेगा, ठीक है, तो मनी सप्लाई खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करता है, ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, इसको बोलते हैं डियर मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, डियर मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को हाई करता है। इंटरेस्ट रेट को हाई क्यों करता है, कि बैंक लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं लेंगे, जब बैंक लोन नहीं लेंगे तो बैंकों के अंदर पैसा कम आएगा और लोग भी बैंकों के अंदर लोन कम लेंगे, तो इस तरीके से इसको मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ टूल्स इस्तेमाल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ टूल इस्तेमाल करता है, उनको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, देखो ये टर्म है जो है ना, आपने पहली दफा सुनी होगी, रेपो रेट क्या होता है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद MSF, इसको मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी होती है, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी होती है। कहने का मतलब है 24 घंटे या 12 घंटे का लोन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। उसके बाद क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ कैश बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है एडवांस के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LF इसको बोलते हैं। तो ये कुछ टूल्स होती है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्तेमाल करता है। तो इनको बोलते हैं जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रेशो होगा, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये टूल्स होता है जो इस्तेमाल करती है। तो इनको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास खाली ये वाले टॉपिक बचे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऊपर, इनको हमने अच्छे डिटेल में समझने हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ये कल लेक्चर आएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कल कंप्लीट हो जाएगी। होप आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको दूर करूंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये टूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्तेमाल करता है मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारा कल डिटेल लेक्चर होगा इसके बारे में। थैंक यू।